आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अमन। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ख़त्म कर ली थी और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की भी क्लास हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। कोडिंग डिकोडिंग हमारी क्लास हो चुकी थी और उसके बाद हमारा रीजनिंग का अगला जो चैप्टर है उसका नाम है वेन डायग्राम, प्रभु का नाम। और उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम, जिसको कहते हैं वेन आरेख। क्या कहते हैं? वेन आरेख। वेन आरेख का मतलब क्या होता है? जो वेन आरेख है मतलब हमारा वेन डायग्राम इसका मतलब होता है समुच्चय। क्या मतलब होता है? समुच्चय। वेन डायग्राम के माध्यम से, इसके जरिए से हम लोग क्या चीज पता करते हैं? वो चीज है तुलना करना। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। इसके माध्यम से होता क्या है कि हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक प्रश्न आता है। प्रश्न हो सकता है किताब, बकरी, जानवर। क्या आता है? किताब, बकरी, जानवर। ये तीन ही सेगमेंट्स में दिए जाते हैं। तीन ही इसके नंबर्स होते हैं। इसी में इसको दिया जाता है और इसी में पूछा जाता है किसके साथ क्या किया जा सकता है, किताब, बकरी और जानवर के साथ। तो हमें समुच्चय का मतलब ये है कि जो चीज जिसकी है उसके पास दे दो और जो चीज जिसकी नहीं है उससे वापस ले लो। सिंपल तरीका है। यहां पर क्या है, मान लीजिए बकरी और जानवर तो एक हो गया भाई। जो बकरी है वो किसके अंतर्गत आती है? जानवर के अंतर्गत आती है। और जो किताब है वो अलग हो जाता है। तो बस यही इस चैप्टर का मतलब होता है, सीधी सी भाषा में, कि हमें चीजों को पहचानना आना चाहिए और कौन सी चीज किसके भीतर जाएगी इस चीज के बारे में जानना आना चाहिए। तो बस वही हम लोग आज वेन डायग्राम के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी क्लास की। इतना सिंपल, इतना आसान वेन डायग्राम आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आज की क्लास में आप सभी लोग वेन डायग्राम पढ़ने के बाद कभी भी अभी भूलेंगे नहीं कभी भी। आज की क्लास पढ़ेंगे हम लोग वेन डायग्राम की और उसमें हम लोग कभी भी आज के बाद किसी भी एग्जाम में वेन डायग्राम में तो आपके नंबर आने पक्के हैं। सिंपल तरीका है। उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि वेन डायग्राम के टाइप्स किस तरीके से होते हैं। टाइप्स यहां पर होते हैं। देखो, नंबर 1 पे क्या आता है? कुछ इस तरीके से आएगा। नंबर 1 पर क्या है? कुछ इस तरीके से आएगा। इसका मतलब होता है सभी चीजें क्या हैं? अलग है। क्या है? सभी चीजें अलग है। 3 सेगमेंट दिए जाएंगे, 3 शब्द दिए जाएंगे और उसमें वो ये बताना होगा कि ये क्या आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं मैच नहीं हो रहे। मतलब इसका मतलब होगा कि ये सारे अलग हैं। दूसरा कैसा होगा?
दूसरा आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि कोई दो चीजें आपस में मैच कर रही हैं, केवल क्या है, दो चीजें मैच हो रही है और एक जो है, एक जो चीज है वो अनमैच हो रही है। तीसरे सेगमेंट का क्या मतलब होता है, जो तीसरा टाइप होता है, तीसरे टाइप का क्या मतलब होता है, तीसरा टाइप कैसा होता है, देखो एक ऐसे होगा और एक इसके अंदर होगा और एक बाहर होगा, हमेशा तीन आएंगे, हमेशा याद रखिएगा तीन आएंगे। एक चीज के अंदर एक चीज निहित है, कोई एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक चीज निहित है, मतलब वो सेम टू सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक एक ऐसी चीज आ जाती है जो बिल्कुल अलग है। तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप है कि सारी चीजें, तीनों की तीनों चीजें एक ही समान है, तीनों चीजें एक समान का मतलब कैसे हो जाएगा, एक ही के भीतर कैसे आ जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है आम, केला, फल, मतलब क्या भाई, आम भी फल है, केला भी फल है, और किसके भीतर आ रहा है, फल में आ रहा है, तो हमने लिखा आम, केला, फल। समझ में आया, तब ये आएगा आम, केला, फल। ये हो गया आम, ये हो गया केला, और ये हो गया फल, मतलब फल के भीतर ही तो है आम और केले, क्या है, फल के भीतर ही तो है, अंदर ही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है। चार चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। पांचवा क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है पांचवा, पांचवा है कोई एक इस तरीके की चीज हो सकती है। समझ में आ रहा, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बना, क्या है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, और एक ये इससे टच करता हुआ हो गया, मतलब ये जो पार्ट है ये इसको यहाँ पर टच करेगा। इसमें क्या होगा कि कोई दो चीजें हैं जो एक समान है, और कोई एक चीज जो है वो दोनों को टच कर रही है, मतलब वो दोनों हो सकता है। कैसा हो सकता है, मान लीजिए हो गया माँ, हो गया स्त्री, हो गया डॉक्टर, हो गया, क्या हो गया, माँ हो गया, स्त्री हो गया, डॉक्टर हो गया। भाई एक महिला है जो कि माँ भी है, ठीक है, जो कि स्त्री भी है और डॉक्टर भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा टच कराया जाता है, क्योंकि सभी महिलाएं तो डॉक्टर नहीं बन जाएंगी, लेकिन सभी महिलाएं माँ तो बनती हैं, और सभी जो माएँ होती हैं वो महिलाएं तो होती हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ ही महिलाएं बनती हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि इसको हल्का सा सिर्फ टच कराया जाएगा, थोड़ा सा, कि हाँ जो अंदर माँ है वो स्त्री भी है और वो डॉक्टर भी बन सकती है। इसका रीजन ये होता है। चलिए एक लास्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। लास्ट क्या है यहां पर देख लेते हैं। छठा नंबर क्या है, दो चीजें हैं और एक के भीतर आ रही हैं। कोई दो चीजें हैं भिन्न,
उनका आकार अलग है, उनका नाम अलग हो सकता है, लेकिन वो आती एक ही चीज के अंदर है। और वो इस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए यहां पर हो गया आलू, गोभी, सब्जी, है ना। क्या हो गया, आलू गोभी सब्जी। ये मान लीजिए ये हो गया आलू, ये हो गया गोभी, ये होता है सब्जी। समझ में आया कि वेन डायग्राम के अंदर यही सारी चीजें होती हैं कि हमें एक ये समझना पड़ता है कि उसका नाम, उसका आकार क्या है और वो किस चीज के अंदर आती है। बस वेन डायग्राम का मतलब ये होता है। तो चलिए, वेन डायग्राम का हम लोगों ने टाइप्स तो समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और पहला क्वेश्चन कैसा है देख लीजिए। टेबल चेयर फर्नीचर, टेबल चेयर फर्नीचर, क्या क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है टेबल चेयर फर्नीचर। अब समझना यह है कि टेबल चेयर फर्नीचर में कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। इसमें से हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होने वाला है, चलिए देखते हैं। देखो भाई, जो टेबल होती है वो भी एक वस्तु है, यूज करने वाली चीज है। चेयर होती है, वो भी वस्तु होती है, यूज करने वाली चीज होती है। और ये भी या तो लकड़ी से बनेगी, या लोहे से बनेगी, या प्लास्टिक से बनेगी। किससे बनेगी? टेबल जो है लोहे, लकड़ी और प्लास्टिक से। चेयर, इसका भी वही हाल है, ये भी लकड़ी से बनेगा, लोहे से बनेगा, प्लास्टिक से बनेगा। लेकिन अब हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे ना, घर में मान लीजिए आपके घर में एक टेबल जो है वो लकड़ी की है, लेकिन जो चेयर है वो प्लास्टिक की है। मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर यही होता है, हम लोगों के यहाँ चेयर जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, और जो टेबल होती है हो सकता है वो लकड़ी की हो सकता है ना। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि लकड़ी की टेबल, मेरे घर में एक लकड़ी की टेबल है और एक प्लास्टिक की चेयर है, इस तरीके से तो नहीं बोला जा सकता। तो उसको बताने के लिए कि मेरे घर में क्या क्या चीजें हैं, मेरे घर में जो, अब किसी ने बोला कि भैया ये चीजें ले आओ, तुम्हारे घर का सामान। अब सामान का मतलब क्या हो सकता है भाई? बर्तन भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, घर का सामान तो यही हो गया ना। तो एक मेन चीज होती है, उसको बताने का तरीका क्या होता है कि भैया अपने घर का जो है फर्नीचर ले आओ। क्या ले आओ? फर्नीचर ले आओ। और जो फर्नीचर होता है उसके अंदर क्या क्या आ जा सकता है? उसके अंदर आपका टेबल आता है, चेयर आता है, बेड आता है। अगर लकड़ी का बेड है तो लकड़ी का, लोहे का बेड है तो लोहे का, प्लास्टिक का होता नहीं है ना। क्या हो सकता है कि उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, चेयर, सॉरी फर्नीचर। तो अब हम लोग जानेंगे कि फर्नीचर की जो वेन आरेख बनती है वो कैसे बनती है। फर्नीचर का जो वेन आरेख बनेगा, देखो टेबल हो गया, चेयर हो गई, और ये किसमें आ गए? टोटल किसमें आ गया? ये आ गया फर्नीचर में। किसमें आ गया? फर्नीचर में आ गया। तो बस हमें यही समझना है कि जो जो चीजें हैं, जिनका जिनका संबंध है, या जो साथ में आ सकती हैं, एक साथ में आ सकती हैं, हमें उनको समझना, और उनका एक पर्टिकुलर नाम होगा। वो नाम क्या होगा? किस चीज के अंदर आ रही? फर्नीचर के अंदर आ रही, टेबल और चेयर।
कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। टेबल, चेयर, फर्नीचर। टेबल और चेयर जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं फर्नीचर के अंतर्गत। वेन आरेख सबसे ज्यादा सिंपल, अगर कोई चीज हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है तो वो होती है वेन आरेख। लेकिन हाँ, बस बच्चे क्या कर जाते हैं, समझने में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, क्योंकि ये तो चलो थोड़ा सा सिंपल हो गया, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो जाता है वहां पर, और बस वहीं जहाँ समझने में जरा सी दिक्कत हो गई वहां पे सवाल गलत कराते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हो चुका है, चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन। प्रश्न में लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? पिता, पुरुष, बच्चा। वेन आरेख का टाइप है। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, एक पिता है, तो भाई पिता कौन बनता है? पुरुष तो बनता है। क्या वो कौन बन जाता है? माता, स्त्री माता बनती है और पुरुष पिता बनता है। कौन हो गया? पुरुष हो गया पिता। भाई पुरुष ही तो पिता बनता है। लेकिन क्या बच्चा जो है वो पिता बन सकता है? कुछ लोगों का आंसर यहाँ वाले में आ रहा होगा 5वें नंबर पे, क्योंकि नया ऑप्शन देख लिया तो यहीं पे आंसर लगा देंगे। लेकिन सोचो, यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे तो भाई पिता हो गया, पुरुष हो गया और बच्चा हो गया। तो क्या, चलो पिता तो पुरुष हो सकता है, बच्चा भी पुरुष हो सकता है, लेकिन क्या बच्चा पिता बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो बच्चा है वो पुरुष हो सकता है, लेकिन बच्चा पिता नहीं बन सकता है। बच्चा जो है वो पिता कभी नहीं बन सकता है। हाँ, एक उम्र आने के बाद, एक समय आने के बाद वो पिता बन सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि कोई 10 साल का लड़का पिता बन जाए या 5 साल का लड़का पिता बन जाए, तो नहीं बन सकता है। कौन बन सकता है? जब उसकी एक एज हो जाएगी, 20 से हो जाएगी, 20 से जितनी भी आगे की एज हो जाएगी, तब तक पिता बन सकता है। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल तक। लेकिन क्या बच्चा 5 साल की उम्र में कोई बच्चा पिता बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए वेन आरेख में जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन है हमारा 4 नंबर। पिता पुरुष है लेकिन बच्चा पिता नहीं बन सकता है, और बच्चा पुरुष बन सकता है। ठीक है, पुरुष होता है। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा। चलिए देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कितना आसानी से लगेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे सामने लिखा हुआ है सप्ताह, दिन, वर्ष। सप्ताह, दिन, वर्ष मतलब वीक, डे, ईयर। तो वीक, डे, ईयर को लिखने का और वेन आरेख में बनाने का सबसे आसान तरीका समझिए। हम लोग जानते हैं कि दिन आता है सप्ताह के अंदर, सप्ताह आता है माह के अंदर, और माह आता है वर्ष के अंदर। समझ में आया कि दिन आता है सप्ताह के अंदर, सप्ताह आता है माह के अंदर, और माह आता है वर्ष के अंदर। चलो करने की कोशिश करते हैं। हमारे सबसे पहले हमारे सामने है दिन, फिर आता है सप्ताह, फिर यहाँ पर माह को छोड़ करके वर्ष लिख दिया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या बन सकता है। देखो, सबसे पहले हम लोग ने बनाया दिन का चार्ट। दिन का डायग्राम क्या बना? दिन, दिन बन गया। अब बना सप्ताह। सप्ताह, दिन भाई सप्ताह के अंदर ही तो आता है, और जो सप्ताह होता है वो माह के अंदर आता है। लेकिन इसमें माह की तो बात की नहीं गई, इसमें डायरेक्ट कर दी गई है वर्ष की बात। तो जो वर्ष है भाई, वो दिन, सप्ताह, माह सब किसके अंदर आते हैं?
वर्ष के अंदर ही तो आते हैं, मतलब ईयर के अंदर ही तो आते हैं। डे, वीक और ईयर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन हमारा सही हो गया फर्स्ट नंबर। कौन सा? फर्स्ट नंबर। कैसे? इसके अंदर दिन भी है, ये वाला दिन हो गया, ये सप्ताह हो गया, ये वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। इसमें हमारा सामने जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, सॉरी ये चौथा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है चिंता, बुद्धि, शक्ति। चिंता, बुद्धि, शक्ति। अब इसको किस तरीके से करना है? बड़ा ही सिंपल है, इसको भी करने का तरीका बड़ा आसान है। लेकिन कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें एक तर्क लगाने लग जाएंगे। यहाँ पर तर्क नहीं लगाना है, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर तर्क नहीं लगाना है। यहाँ लिखा हुआ चिंता, बुद्धि, शक्ति। चिंता, बुद्धि, शक्ति। लोग ये सोचेंगे भैया बुद्धि की शक्ति भी तो होती है, चिंता भी तो बुद्धि से की जाती है। क्या सोचेंगे कि भाई बुद्धि की शक्ति होती है, दिमाग की ताकत बोली जाती है, चिंता जो होती है वो दिमाग पे ही होती है, मतलब दिमाग। लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर दिमाग नहीं होगा। यहाँ पर बुद्धि का अर्थ होता है अपनी योग्यता को दिखाना, या हम किस योग्य हैं उसका परिचय देने का मतलब होता है बुद्धि का होना। बुद्धि का मतलब ये नहीं हो कि चिंता है तो बुद्धि पे है या बुद्धि की शक्ति है, नहीं। ये तीनों चीजें क्या होंगी? ये तीनों चीजें आपस में भिन्न है। क्या हो गई भाई? चिंता अपनी अलग जगह होती है, बुद्धि अपनी अलग जगह होती है और शक्ति अपनी अलग जगह होती है। बस ये यहीं पर कॉम्बिनेट नहीं करना है एक दूसरे को इसमें यह नहीं करना है कि नहीं भाई चिंता और बुद्धि और शक्ति कहीं ना कहीं मैच कर रहा है आपस में, तर्क नहीं रखना है। यहाँ ये समझना है कि जो चिंता होती है, चिंता एक अलग मैटर हो गया, बुद्धि एक अलग मैटर हो गया, और जो शक्ति है वो एक अलग मैटर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? चिंता, बुद्धि और शक्ति जो है वो तीनों अलग अलग हैं, आपस में एक समान नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 5 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है। पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जज, चोर और अपराधी। समझते हैं जज और चोर अपराधी कैसे हो सकते, क्या हो सकता है इसके साथ। समझो, देखो जज हो गया, चोर हो गया। अब जो जज है वो तो चोर हो नहीं सकता, लेकिन जो चोर है वो क्या हो सकता है? जज जो है वो तो चोर हो नहीं सकता, तो चोर क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा अपराधी। क्या हो गया? जज अलग है, चोर अलग है, और चोर जो है वो अपराधी है क्योंकि उसने चोरी करके अपराध किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जज अलग व्यक्ति है और जो चोर है वो क्या है? वो है अपराधी। समझ में आया? आइए चले छठे क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? पति, पत्नी और परिवार। पति, पत्नी और परिवार। कुछ लोग सोचेंगे कि पति पत्नी तो एक हो गए और परिवार अलग हो गया। मतलब क्या सोच रहे होंगे कि पति पत्नी एक हो गए और परिवार अलग हो गया। परिवार का मतलब होता है पूरा एक परिवार हो गया जिसमें कम से कम 4, 5, 10 लोग तो हों,
और पति पत्नी का मतलब 2 लोग हो गए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। समुच्चय का मतलब ही होता है 2 लोगों का कोई पेयर बन जाए और तीसरा व्यक्ति उसमें समाहित हो जाए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा ऑप्शन पति पत्नी पत्नी और परिवार। क्या बना, पति पत्नी और परिवार। कैसे बन गया? अब लोग कुछ ये सोच रहे हैं भाई पति पत्नी अलग कैसे हो सकते हैं, पति पत्नी तो एक होते हैं। पति पत्नी का मतलब यहाँ पति पत्नी एक संबंध से नहीं है, यहाँ पति का मतलब पुरुष है और यहाँ पत्नी का मतलब महिला है। और परिवार का मतलब होता है कि पुरुष और महिला दोनों का समावेश, दोनों एक ही स्थान पर रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उसका मतलब होता है परिवार। तो क्या बन गया, पति पत्नी और परिवार। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 5 सही हो गया। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर में लिखा हुआ है वर्ग, आयत और बहुभुज। क्या लिखा हुआ है, वर्ग है, आयत है और बहुभुज है। समझो जरा वर्ग कैसा होता है। वर्ग ऐसा होता है, क्या होता है, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं, लेकिन भुजाएं होती हैं ना, भुजाएं मतलब ये जो इनका ये जो एरिया है जिससे ये कवर करती हैं, तो ये तो बराबर हो गया ना, मतलब कि ये भुजाएं। और वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर होना, चारों भुजाएं बराबर होना। अब आयत क्या होता है, समझो आयत, आयत ये होता है जिसकी केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। इसमें वर्ग में क्या था, चारों भुजाएं एक समान थी, आयत में क्या था, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, उसको हमने कह दिया आयत। लेकिन एक चीज समझो, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो, है तो बना तो वो भुजाओं से ही है। किससे बना है, भुजाओं से ही तो बना है। तो भाई क्या हो सकता है, वर्ग, आयत और बहुभुज। इसकी भी बहुत सारी भुजाएं, मतलब इसकी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, आपस में मैच कर रहा है, कुछ कुछ शकल भी मैच कर रही है। बस क्या है, इसमें चारों भुजाएं एक समान होती हैं। मान लो ये x है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। ये इसमें ये x हो गया तो ये x हो गया, ये y हो गया तो ये y हो गया। इसकी ये भुजाएं सिर्फ क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या समझ में आया कि भाई वर्ग, आयत एक ही समान तो है, बहुभुजी तो है। तो किसमें आएगा, देखो क्या आएगा, आएगा वर्ग, आयत और आयत और वर्ग किसके अंदर आता है, बहुभुज में। बहुभुज किसमें आ गया, बहुभुज में आ गया। भाई वर्ग और आयत चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें भुजाएं तो हैं। मेन चीज हमको क्या समझना है, भुजाओं को ही तो समझना है। बहुभुज जो लिखा हुआ है उसी को तो समझना है। तो किसके अंदर आ गया, वर्ग, आयत आ गया बहुभुज के अंदर। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हमारा सही हो गया फर्स्ट नंबर। कौन सा सही हो गया, फर्स्ट नंबर। क्या क्या था, क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था वर्ग, आयत और बहुभुज। और ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हमारा सही हो गया फर्स्ट नंबर। क्यों, क्योंकि भाई चाहे जैसी भी हो आकृति, चाहे जैसी भी हो, लेकिन इसमें भुजाएं तो है। मान लीजिए अष्टकोण आ जाता, 2 2 4 2 6, एक ये होता है, एक होता है एक ये होता है ऐसे, फिर एक 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 ऐसे, फिर 1
2 3 4 5 6 7 8, ये था 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाओं का है, ये 8 भुजाओं का है। और अगर ये दोनों आते तब भी किस में आता? बहुभुज में ही तो आता है। 6 फल की हो या 8 फल की हो या 10 फल की हो, केवल फलक होने चाहिए, केवल भुजाएं होनी चाहिए, किस में आ जाएगा? बहुभुज में आ जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा फन सही हो गया। बहुभुज, आयत और वर्ग किस में आ गया? बहुभुज में आ गया। तो चलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने वेन आरेख पढ़ लिया है और वेन आरेख के जहां तक कि सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हम लोगों ने सारी तरीके से वेन आरेख के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इसी तरीके से हम लोग अपने एग्जाम्स में भी करते रहेंगे। और हाँ, एक बुक ले लीजिए जिसमें से आप रीजनिंग के चैप्टर्स की तैयारी बाय वन बाय करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी क्वेश्चन हल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ वीडियो देख लेने से या क्लास अटेंड कर लेने से ये नहीं हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन हल कर ले जाओ। एक बुक ले लीजिए, बुक आपको सस्ते में मिल जाती है, 100-200 रुपए में एक बुक आती है रीजनिंग की। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम की ले लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश की ले लें, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप लोग क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके से अपनी नई नई वीडियोस, नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और जय हिंद, जय भारत।